हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो मैंने आपको इसमें 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको देखिए जाके, और क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोग रिवीजन कर पाओगे, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। और क्लास को क्या करना है, बिल्कुल क्रम से लेना है। जब क्लास क्रम से लोगे तभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर चीज़ों को कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे। सब्जेक्ट है ये भी बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो चलिए हम लोग अपने 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 5वां चैप्टर है, सबसे पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। जो 5वां चैप्टर है तो उसका नाम क्या है, तो 5वें चैप्टर का नाम है मूल्यांकन के प्रकार। क्या नाम है चैप्टर का, मूल्यांकन के प्रकार। तो चलिए जानेंगे कि जो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मूल्यांकन मतलब यही होता है कि आप लोग बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या है, ये हमारे मूल्यांकन के प्रकार हैं। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चों को कितना आया और बच्चे कितना सीख गए। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए मूल्यांकन करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। चलिए जानते हैं मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन के निम्न 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो मूल्यांकन होता है तो इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। किनके बारे में, परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में और गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। जो पहला है हमारा वो आ रहा है परिमाणात्मक मूल्यांकन। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये जो परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि परिमाणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय, उपयोगी एवं वैध होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, यानी इस पर क्या होता है, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, और उपयोगी भी होते हैं, और क्या होते हैं, वैध भी होते हैं। और ये होते कितने प्रकार के होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है मौखिक परीक्षा, दूसरा कह रहा है लिखित परीक्षा और तीसरा कह रहा है प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो मूल्यांकन होता है इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में। कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें अधिक मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अधिक विश्वसनीय होता है और उपयोगी होता है, और कैसा होता है, वैध भी होता है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा। ठीक, अब इनके बारे में जानेंगे कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा होती हैं, ये क्या होती हैं। सबसे पहले आ रहा है हम लोग का मौखिक परीक्षा। इसको बोलते हैं ओरल टेस्ट। क्या बोलते हैं, ओरल टेस्ट। और इसको बोलते क्या है हिंदी में, मौखिक परीक्षा। तो चलिए जानते हैं कि जो मौखिक परीक्षा होती है ये क्या होती है। हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है, ग्लेडाइडस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ग्लेडाइडस ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मौखिक परीक्षा का आरंभ, जो प्रारंभ था, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत, तो किसने की थी, तो ये की थी ग्लेडाइडस ने की थी। ठीक, किसने की थी, ग्लेडाइडस ने की थी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मौखिक परीक्षा की शुरुआत किसने की थी, ग्लेडाइडस नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। फिर समझते हैं अब आगे क्या कहा जा रहा है। तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रारंभ तो किसने किया था, ग्लेडाइडस ने किया था, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो मतलब महत्वपूर्ण स्थान है वो किसने दिया था, तो ये दिया था सुकरात ने दिया था। किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। इसमें बच्चों से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। यह एक वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल विधि है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे से क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब मौखिक रूप से पूछा जाता है। जैसे बच्चे क्लास में आया तो पूछा गया कि चलो बताओ, मतलब आप मतलब कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि आप घर से क्या खा के आए हो, आपकी फैमिली में कितने सदस्य रहते हैं, आप रास्ते में आए तो क्या क्या चीज़ों को देखा, आपको क्या क्या मिली। तो मतलब हर चीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा उससे, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चों के ड्रेस का कलर कैसा है, आपकी मतलब यही सब चीज़ होती हैं जो बच्चे से क्या हो, छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाए मौखिक रूप से। ठीक, तो अब यही हमारा क्या होता है, यही हमारा मौखिक मतलब मौखिक परीक्षा होती है। इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि जो इसका एम था ये क्या था, उद्देश्य के बारे में समझते हैं किसका, मौखिक परीक्षा का। तो समझते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। जो पहला है वो क्या कह रहा है,
इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि उसने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो या अनुभव किया हो, उसको वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने कर सके। वही जो मैंने आपको ये बताया कि इससे क्या होगा, जो बच्चा ने देखा होगा, सुना होगा, तो वो क्या करेगा, जब टीचर उससे पूछेंगे तो बच्चा बताएगा और क्या करेगा, अच्छे से बताएगा, शुद्ध भाषा में बताएगा। यानी जो कुछ अशुद्ध भी होगा तो टीचर क्या करेंगे, फिर उसको शुद्ध करके बताएंगे कि किस तरीके से बताना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब बोलने की जो कला है बच्चे के अंदर वो आती है। ठीक, तो इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि उसने जो कुछ देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो या अनुभव किया हो तो उसका वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों को सामने क्या कर सके, कर सके। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा इसका उद्देश्य था वो क्या था, बच्चों को इस योग्य बनाना कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से और उचित ढंग से दे सके। क्या कहा जा रहा है, इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि जो भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाए तो बच्चा उनको उत्तर क्या कर सके, स्पष्ट रूप से दे सके और क्या कर सके, उचित ढंग से दे सके। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, यही था। वही जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चा आया तो आप लोग उससे क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या होगा, बच्चे स्पष्ट भाषा में बताएगा ना कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, हमने इतने मतलब कोई बच्चा है अगर लेट हो गया आने में तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि आज हम लेट क्यों हुए। फिर पूछोगे आपकी मतलब कि आज खा के आए तो क्या खा के आए, आपने क्या खाया, फैमिली में कितने सदस्य थे, आपको यहाँ पे आते टाइम किन किन चीज़ों को देखा, मतलब तो बच्चा क्या करेगा, इसे स्पष्ट रूप से देखेगा और बच्चा क्या करेगा, मतलब माइंड में रिलेट भी करेगा ना। तो वही कहा गया है कि बच्चों को इस योग बनाने की पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर है वो स्पष्ट रूप से क्या कर सके, स्पष्ट रूप से मतलब स्पष्ट रूप से और क्या करे, अच्छे तरीके से दे सके। ये भी क्या था, ये भी उद्देश्य था। अब चलिए तीसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। यानी जिसमें तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, बच्चों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। इससे क्या होगा, जब बच्चे से डेली डेली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, हिचकिचाएगा नहीं और अपनी बात को क्या करेगा, अच्छे से कह पाएगा, बिना संकोच के कह पाएगा। तो इसका जो मौखिक परीक्षा थी इसका उद्देश्य यही था। ये भी था क्या था कि बच्चों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। यानी बच्चा क्या कर सके, अच्छे से बोल सके, इसीलिए क्या किया गया, इस परीक्षा को लाया गया। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को मधुरता पूर्वक शिष्टाचार करते हुए बोलना सिखाना। अब जब बच्चा क्या करेगा, डेली डेली बोलेगा, जब क्वेश्चन उससे प्रश्न करेंगे, मतलब जो टीचर होंगे वो क्वेश्चन करेंगे यानी प्रश्न करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, आंसर देगा। और जो भी क्लास में बच्चे हैं वो भी सुनेंगे कि किस तरीके से बोलना है बच्चे, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो कुछ तो मतलब उनमें भी इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। और जो गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी तो टीचर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में मधुर आवाज़ आएगी। यानी बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से और शिष्टाचार तरीके से क्या करेगा, बात करेगा। मतलब वो समझेगा कि हमें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, किस तरीके से हमें अपने समाज में करनी है, किस तरीके से हमें अपने बड़ों से बात करनी है और किस तरीके से हमें क्या करना है, अपने छोटों से बातचीत करनी है। तो वही कहा गया कि बच्चे को मधुरता पूर्वक शिष्टाचार करते हुए बोलना सिखाना, ये भी क्या था, ये भी इसका उद्देश्य था। अब चलिए आगे समझते हैं मौखिक परीक्षा के बारे में कि अब क्या कहा गया है। कहा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व या आवश्यकता। चलिए अब जानते हैं कि जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो इसका महत्व क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि मौखिक भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। होता है कि नहीं होता है। आप लोगों की मान लीजिए कोई भी बात हुई या कोई भी प्रॉब्लम हुई या कुछ भी कहना है तो आप लोग क्या करते हो, बोल के ही तो करते हो, बोल के ही तो बताते हो। तो वही कहा गया कि मौखिक भाषा के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, अपने भावों को दूसरे के सामने क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अब उसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जो मौखिक भाषा होती है यही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा से ही क्या होता है, आप लोग सरल तरीके से कोई भी बात होती है तो कह सकते हो और क्या होता है, सामने वाला आपकी बात को समझ भी सकता है। किसके माध्यम से, मौखिक भाषा के माध्यम से। अगला पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि मौखिक भाषा का प्रयोग बच्चे को सुनने एवं बोलने में कुशलता बनाता है। इससे क्या होता है, जब बच्चा बोलेगा तो मतलब क्या होगा, कुशल हो जाएगा, यानी बातचीत करने को क्या होगा, तरीका भी सीख जाएगा, मतलब बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी जब वो डेली डेली क्या करेगा, बोलेगा और क्वेश्चन के आंसर देगा। तो वही कहा गया है कि
मौखिक भाषा का प्रयोग बच्चे को सुनने एवं बोलने में क्या करता है, कुशलता बनाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुख साधन है। ठीक, मतलब समाज के साथ आप लोग क्या कर सको, हिल मिल सको, यानी उनके साथ क्या कर सको, आप लोग बात मतलब कंफर्टेबल तरीके से कर सको, आपको बोझ ना लगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, मौखिक भाषा ही अगर आप लोग मतलब अच्छे से बोल चाल कर लोगे, अच्छी तरीके से बातचीत कर लोगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपको समाज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी बोलने में। समाज में क्या होगा, इसमें 5-6 लोग हैं साथ में बैठे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बोलना है। 5, 6, 8, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं, कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि एक, मतलब कि ये नहीं कि कोई एक ही लोग हो। ठीक, तो वही बताया गया है, कहा गया है कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, प्रमुख साधन है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मौखिक जो भाषा मतलब मौखिक परीक्षा होती है, इसके क्या होते हैं, उद्देश्य थे और क्या थे, इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में भी हमने आपको बताया। अब चलिए समझते हैं मौखिक भाषा के दोष क्या होते हैं। अब मतलब कोई भी चीज़ होती है तो उससे फ़ायदा भी होता है, थोड़ा नुकसान भी होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि बिल्कुल पूरा मतलब फ़ायदा ही हो जाए, तो ऐसा तो होता नहीं, थोड़ा बहुत क्या होता है उसका नुकसान भी होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि जो मौखिक भाषा के दोष होते हैं ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है मौखिक भाषा के दोष या परीक्षा, अब इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर लाभदायक नहीं है। इसमें क्या कहेगा, जो प्रारंभिक स्तर होता है उस पर ये लाभदायक नहीं है। दूसरा कह रहा है विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दोष कह रहा है कि जो विषय वस्तु होती है उसको आत्मसात नहीं कर पाता। तीसरा कह रहा है इसमें समय अत्यधिक लगता है और इसमें केवल बच्चों का लाभ है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें जो समय है वो भी अत्यधिक मतलब क्या होता है, ज़्यादा लगता है। मान लीजिए क्लास में अगर टीचर एक एक बच्चे को खड़ा कर करके पूछेंगे तो क्या टाइम तो लगेगा ही, लगेगा नहीं लगेगा। तो वही कहा गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें समय अत्यधिक लगता है और इसमें केवल बच्चों का ही लाभ होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है इससे क्या होता है, केवल बच्चे का ही लाभ होता है। ये क्या थे, ये थोड़ा इसके दोस्त थे, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल के शिक्षण की विधियाँ। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो इसके जो कौशल के शिक्षण की विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि मौखिक भाषा के बिना स्कूल या परिवार में सीखना सिखाना दोनों ही असंभव कार्य है। होता है कि नहीं होता, मान लीजिए परिवार में हो, चाहे आप लोग स्कूल में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, जब तक आप लोग कोई बात अपनी कहोगे नहीं तो कोई आपको सामने वाला कैसे सिखाएगा, सिखा पाएगा क्या, वो नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है ना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो वही कहा गया है कि मौखिक भाषा के बिना स्कूल या परिवार में सीखना या सिखाना दोनों ही क्या है, असंभव कार्य है। असंभव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ संभव ना हो। ठीक, अध्यापक को बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अध्यापक होते हैं उनको बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब यही होता है कि बच्चा बातचीत अपनी क्या कर सके। ठीक, तो उसके विकास के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि मौखिक भाषा के विकास के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। 8 हैं विधियाँ, कौन कौन सी हैं इनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है चित्त वर्णन विधि, दूसरा कह रहा है कहानी कथन विधि, तीसरा कह रहा है शास्त्र वाचन, चौथा कह रहा है कविता वाचन, पांचवा कह रहा है समवेत वाचन या सामूहिक वाचन, इसे को बोलते हैं। ठीक, अगला कह रहा है अभिनय या अनुकरण, अगला कह रहा है अंत्याक्षरी या वार्तालाप विधि, अगला कह रहा है प्रश्नोत्तर विधि या भाषण। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। अब चलिए जानते हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो इसके साधन कौन कौन से होते हैं। इसमें वार्तालाप, कहानी, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक, वार्तालाप का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ठीक, और कहानी मतलब स्टोरी होती है, और भाषण जब कोई चीज़ क्या की जाती है, बताया जाता है। कविता पाठ ये सब बुक में होते हैं। संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा जब क्या होता है, आत्मकथा मतलब खुद के बारे में बताना, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं किसके अंतर्गत, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक, ये सब होता है। जब इनके बारे में क्या करोगे, आप लोग बताओगे तो वही हमारी क्या होगी,
ये मौखिक भाषा में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यानी बोल करके बताना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो चलिए जानते हैं जो कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि सिम्पसन थे, ये हमारे कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1969 या 70 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे सिम्पसन ने, इन्होंने 1969 या 70 में क्रियात्मक पक्ष का क्या किया, वर्गीकरण किया है। ठीक, क्रियात्मक पक्ष बच्चों की गामक योग्यताओं, मांसपेशियों एवं अंगित विधियां। जो गामक योग्यताएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मांसपेशियां एवं अंगित गतिविधियां। यानी कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब कि मांसपेशियों के माध्यम से, यानी अपने हाथ पैर में क्या करते हैं, उनके माध्यम से कोई गतिविधि करते हैं। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं गामक योग्यताएं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई चार्ट लगा है, ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि जाओ उसमें ढूंढ के आओ, जाके छोटे बच्चों से कह दिया जाए कि जाओ उसमें ढूंढ के आओ कि जो एप्पल बना है वो कहाँ पर बना है, तो बच्चा क्या करेगा, दौड़ कर जाएगा और चार्ट में क्या करेगा, एप्पल को ढूंढेगा। तो ये क्या हुई, ये हमारी गामक योग्यताएं हुई। तो एक आ गया कि गामक योग्यताओं यानी मांसपेशियों एवं अंगित गतिविधियों के विकास से संबंधित। ठीक, अब क्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसके 5 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है उत्तेजना या उद्दीपन, दूसरा कह रहा है गत्यात्मक क्रिया या कार्य करना, तीसरा कह रहा है नियंत्रण, और जो चौथा है वो कह रहा है समायोजन, और जो पांचवा है वो कह रहा है स्वाभिकरण। ठीक, चलिए अब इनके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पहला आ रहा है उत्तेजना या उद्दीपन। ठीक, क्या आ रहा है, उत्तेजना या उद्दीपन। इनको मतलब जो ये उद्दीपन या क्या कहा जा रहा है, उत्तेजना या उद्दीपन, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि इसमें घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है जिससे बच्चे किसी क्रिया का अनुसरण कर सकें। उत्तेजना का मतलब क्या होता है, उत्तेजना मतलब ये होता है कि बच्चे क्या कर सकें, किसी चीज़ में मतलब क्या करें, सक्रिय हो सके। ठीक, तो एक आ गया है कि इसमें घटनाओं, वस्तुओं या कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है जिससे बच्चे किसी क्रिया का क्या कर सके, अनुसरण कर सके। मान लीजिए जब बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ में तो क्या वो कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो इसका उत्तेजना का मतलब ही यही होता है कि मतलब कोई कार्य करने को तो कह दिया गया बच्चे से, लेकिन जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चे उस कार्य को नहीं करेगा। तो इस मतलब कि कोई भी कार्य कराना है तो पहले आपको बच्चों को क्या करना होगा, उसके अंदर मतलब कोई कार्य अगर बच्चे से करवाना है तो पहले आपको उसके अंदर क्या करना होगा, इंटरेस्ट पैदा करना होगा कि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को कर सके अच्छे तरीके से। तो वो एक आ गया पहला उत्तेजना या उद्दीपन। तो इसमें घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है जिससे बच्चे किसी क्रिया का अनुसरण कर सकें। ठीक, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कार्य करना या कार्रवाई। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ पर विभिन्न मांसपेशियाँ गतियों में अंतर करके अपने लिए सही क्रियाओं का क्या करती हैं, चुनाव करती हैं। बच्चे क्या करते हैं, उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। जब उसको क्या होगा, इंटरेस्ट होगा तो फिर वो क्या करेगा, गत्यात्मक क्रिया करेगा। और गत्यात्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, ये जो गति के मतलब जिसमें गति पैदा हो या फिर गति के अनुसार करना पड़े। जैसे मान लीजिए वही मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मान लीजिए क्लास में क्या है, कोई चार्ट लगा दिया गया और बच्चे से पूछा जाए कि जाओ उस इमेज को ढूंढो जाके, तो क्या करेगा, बच्चे जाएगा ना दौड़ते हुए, वही चीज़ होती है। तो एक आ गया कि बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ पर विभिन्न मांसपेशियाँ गतियों में अंतर करके अपने लिए सही क्रियाओं का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है नियंत्रण। नियंत्रण क्या बोलते हैं, कंट्रोल। इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे अपने द्वारा दी गई क्रियाओं में नियंत्रित करता है जैसे और कार्य करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का भी ध्यान रखता है। मान लीजिए कोई कार्य दिया गया बच्चे को तो उससे भी तो लगेगा ना, मतलब कि हमें ऐसा तो है नहीं कि वो क्लास में जैसे मान लीजिए जाना है, जैसे बोल दिया गया कि जाओ चार्ट में ढूंढो जाके कि कौन सा मतलब इमेज कहाँ पर बनी हो, तो ऐसा तो बच्चा करेगा नहीं, तो बिल्कुल दौड़ते दौड़ते जाओ गिर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो बच्चा क्या करता है, ध्यान रखता है ना कि हमें कितने मतलब किस हिसाब से दौड़ना है कि हमें कोई दिक्कत भी ना हो और क्या हो, हमारा काम भी हो जाए। मतलब जाके चार्ट में हम क्या करें, अपना इमेज भी ढूंढ लें। जैसे ब्लैक बोर्ड में ही है, कोई चीज़ पूछनी है बच्चे से कि बताओ कहाँ पर क्या लिखा है, तो बच्चा क्या करेगा, आएगा ना आराम से, मतलब इतना तो आएगा ना कि उसे पता तो रहेगा ना कि हमें किस हिसाब से क्या करना है, जाना है। तो वो एक आगे मान लीजिए कोई वर्क शीट है या वो वर्क बुक है, मान लीजिए कुछ भी टीचर के से चेक करवाना है बच्चे को,
तो बच्चा एक ध्यान रखता है ना कि मैं किस हिसाब से चल के जाना है टीचर के पास। तो वही कहा गया है कि बच्चे अपने द्वारा दी गई क्रियाओं को नियंत्रित करता है और कार्य करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का भी क्या करता है, ध्यान रखता है। ठीक, तो यहाँ तक की जो चीज़ें थी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए इसके 2 पॉइंट और बचते हैं, ये भी हम आपको करा दे रहे हैं। फिर कल से हम आप लोगों को सामाजिक कौशल के बारे में बताएंगे। अब जो हम लोग का अगला है वो आ रहा है सामंजस्य या समायोजन। ठीक, अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के बाद विभिन्न गति क्रियाओं के बीच समायोजन बनाए रखना। क्या कहा जा रहा है कि अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के बाद विभिन्न गति क्रियाओं के बीच क्या करना, समायोजन बनाए रखना। अनेक क्रियाएं तो बच्चे ने की और उनमें क्या किया होगा, थोड़ा मतलब करने के बाद थोड़ा कंट्रोल भी तो किया होगा। कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो मन में उसके आ जा रहा है वो किए जा रहा है, वो ध्यान रखिएगा ना कि हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो गति क्रियाओं के बीच समायोजन बनाए रखना। ठीक, और गति क्रिया का मतलब क्या हो गई, जो बच्चे मतलब जिसमें बच्चे को क्या हो, जोर पड़े, जैसे मांसपेशियाँ, जैसे वो दौड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, उसके पैर पर भी ध्यान रखना होगा ना, उसके चोट भी ना लग पाए और बच्चा क्या कर सके, अपनी चीज़ों को भी क्या कर सके, मतलब कि अपनी उसकी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए और बच्चे को क्या हो, चोट भी ना लगे। तो दोनों के बीच क्या हुआ, संतुलन बना लिया। तो यही हमारा क्या होता है, समायोजन होता है। यही कि एक तो उससे कहा गया कि जाओ चार्ट में जाओ, मतलब जो दीवार में चार्ट लगा तो यहाँ पे इमेज ढूंढो जाके, जो भी मतलब जिस चीज़ की ढूंढनी हुई, जैसे मान लीजिए एप्पल की ढूंढनी हुई या फिर जानवर में ले लीजिए, तो जैसे कह दिया जाए उससे कि जाओ शेर को ढूंढो जाके, ये सब। तो बच्चा क्या करेगा, एक तो उसे जानना है ढूंढने कि वो फिगर है जो, तो वहाँ पे मतलब जो चार्ट बना है तो उसमें वो चीज़ कहाँ बनी हुई है, और दूसरा क्या करना है, बच्चे को जानना भी है। तो बच्चा जब चल के जाएगा तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना कि हम जा तो रहे हैं तो कहीं पे मतलब हमें दिक्कत ना हो, आराम से चले जाएं। बच्चा इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा उस चीज़ को भी उसको ढूंढना है ब्लैक बोर्ड में जाके। तो दोनों के बीच बच्चा क्या करे, समायोजन बना ले। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा समायोजन होता है। मतलब दोनों के बीच बच्चा क्या कर सके, उसे दिक्कत ना हो, ना तो वहाँ पे ढूंढने में हो और ना तो उसे जाने में हो। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा समायोजन होता है। और एक बच्चा हमारे दौड़ते दौड़ते गया, वो गिर गया, वहाँ तक पहुँच भी ना पाया चार्ट तक। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि बच्चा क्या कर रहा है, समायोजन नहीं बना पा रहा है। तो मतलब यही चीज़ है, इसमें कहा गया है कि बच्चे को ये भी ध्यान रखना है कि जो उसको कार्य करना है जिस चीज़ के लिए, तो वो उसमें भी बच्चे का ध्यान हो, और जाना कैसे वो भी बच्चे क्या कर सके, आराम से जा सके, दोनों में कोई भी दिक्कत ना हो। तो वही कहा गया कि अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के बाद विभिन्न गति क्रियाओं के बीच क्या करना, समायोजन बनाए रखना। ये भी बच्चे को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगला टॉपिक आ रहा है स्वाभाविकरण। अब चलिए जानते हैं जो स्वाभाविकरण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। बच्चे की कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है जो आगे चलकर उसकी आदत बन जाती है। कितनी अच्छी बात कही गई इसमें, कहा गया कि बच्चे की जो कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है। जब मान लीजिए बच्चा क्या करता है, छोटे से ही किसी चीज़ में क्या करता है, ज़्यादा ध्यान दे लेता है। ठीक, तो वो क्या करेगा यही चीज़ उसको क्या होगा, आगे चल के उसकी क्या होगी, एक हैबिट बन जाएगी। जैसे मान लीजिए बच्चे को छोटे में मतलब आगे क्लास में जाओ, कौन सी इमेज में मतलब कहाँ पे कौन सा फिगर बना है, कौन सा कहाँ पे बना है, तो अगली बार क्या होगा, जब बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास में जाएगा तो फिर बड़ी क्लास में क्या होता है, बड़ी क्लास में तो फिर चार्ट तो लगाए नहीं जाते हैं कि क्लास में चार्ट लगाए जाते हो। फिर क्या होता है, बच्चे को बुक्स मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बच्चे को क्या होता है, सारी चीज़ बुक्स में लिखी रहती है। तो फिर बच्चा क्या करेगा, बिना किसी के कहे वो अपने बुक में क्या करेगा, चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट कर देगा कि ये किस चीज़ का फिगर है, ये क्या बना है, ये क्या बना है। क्यों, क्योंकि उसने बचपन मतलब छोटे क्लास में क्या किया, ढूंढा है जा जाके। तो ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ उसकी एक हैबिट में आ गई। तो वही कहा गया है, स्वाभाविकरण के बारे में यही बताया गया है कि बच्चे की कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है जो आगे चल के क्या होता है, उसकी आदत बन जाती है। तो छोटी क्लास में बच्चा जब ऐसा करेगा तो बड़ी क्लास में क्या होगा, वो अपने मन से ही क्या करेगा, चीज़ों को ढूंढने लगेगा। और वो खुद जाके मतलब जो चीज़ उसे नहीं समझ में आएगी तो क्या करेगा, टीचर से जाके पूछेगा कि मैम ये सर ये चीज़ क्या बनी है, ये क्या है, ये क्या होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि मतलब बच्चे की कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है जो आगे चलकर उसे क्या बनती है, आदत बन जाती है। ठीक, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल। अब इसके बारे में हम आप लोगों को कल की क्लास में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग कोई भी चीज़ मतलब रटने की कोशिश ना करिएगा, अपने डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को समझिएगा। उसी तरीके से हम आपको समझाते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको ऐसे ना लगे कि जो बिल्कुल क्या है, रट रही है। तो आप लोगों को भी बिल्कुल डेली लाइफ से अपने रिलेट करके ये चीज़ों को समझना है, उसी तरीके से रखना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक
रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज सब कुछ मिलता है। इसमें मैंने आपको समावेशी शिक्षा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन लोगों ने ना कंप्लीट किया हो तो वहाँ से आप लोग क्या करिए, चीज़ों को कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग क्या कर सकें। अगर नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन कर पाएंगे, अगर नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।